आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक बिजनेस स्टडी का लेसन 5.2 क्लास 12। हमारा लेसन का नाम होगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मीनिंग एंड टाइप्स। संगठन ढांचा का अर्थ और उसके प्रकार। हमने कल पीछे वाली उसमें क्लास में पढ़ा कि संगठन क्या होता है, ठीक है, उसके क्या लाभ है, क्या विशेषताएं हैं, हम संगठन के बारे में सब पढ़ के आए। आज हमें पढ़ेंगे कि इसके कितने प्रकार होंगे, संगठन ढांचा क्या है। ठीक है, तो अगर हम संगठन ढांचे के अर्थ की बात करें तो संगठन ढांचे का क्या अर्थ है कि इसका अभिप्राय उस रूपरेखा से है जिसके अंदर रहते हुए सभी प्रबंधकीय व अप्रबंधकीय कार्य पूरे किए जाते हैं। यानी कि ये एक वैसा फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड कराता है, एक ऐसी लिमिट हमें बताता है जिसके अंदर रहते हुए एक संस्था को अपने सारे कार्य करने होते हैं, चाहे वो कार्य प्रबंध से रिलेटेड हो या बिना प्रबंध के दूसरे रूटीन के कार्य हो। यानी उन कार्यों को किस सीमा के अंदर रहते हुए किस रूप में किस प्रोसेस से हमें पूरा करना है, उसका पूरा एक हमें प्रॉपर वे बताता है क्या संगठन ढांचा। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि अर्थात संबंधों की उस विशेष संरचना से है। इसका अभिप्राय संबंधों की उस विशेष संरचना से है जिसका निर्माण संगठन प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। यानी कि ये उन संबंधों को बताता है, संबंधों की प्रक्रिया को बताता है जिसका निर्माण हम संगठन के टाइम पे, संगठन की जो प्रोसेस होती है उस टाइम पे तय करते हैं। इनकी कहने का मतलब क्या है कि जब संगठन की प्रोसेस जो हम कल पढ़ के आए थे, संगठन की प्रोसेस की बात होती है उस टाइम पे ही ये तय किया जाता है कि कौन अधिकारी होगा, कौन उसके नीचे काम करेंगे, कितने विभाग होंगे, इन सब की रूपरेखा तैयार कर लेना क्या होता है संगठन ढांचा। इसकी परिभाषा दी है हर्ले ने। क्या कह रहा है हर्ले कि संगठन ढांचे एक संस्था में विभिन्न पदों एवं उन पदों पर काम करने वाले व्यक्तियों के मध्य संबंधों के स्वरूप होते हैं। इनकी एक संस्था में जितने भी व्यक्ति काम करते हैं उन काम करने वाले व्यक्तियों के बीच में क्या संबंध होंगे, उन संबंधों को ही क्या करते हैं, उन संबंधों की ये स्वरूप बताते हैं, उनका रूप बताते हैं। यानी कि हर एक व्यक्ति का एक दूसरे से क्या संबंध होगा, यानी कौन किसका अधिकारी होगा, कौन किसका बॉस होगा, कौन क्या कार्य करेगा, कौन किस विभाग में जाएगा, ये सब कुछ बताता संगठन ढांचा। अब है संगठन संरचना के प्रारूप। इसके कितने फॉर्म हैं, कितने रूपों में होती है, तो इसके 4 प्रारूप होते हैं। कार्यात्मक संगठन, डिविजनल संगठन, रेखा संगठन एवं शीर्ष संगठन, रेखा एवं स्टाफ संगठन। तो इसके 4 प्रारूप है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही आएंगे। ये नीचे के 2 जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आगे जब आप बीकॉम में जाएंगे वहां पे आएंगे। 12 के सिलेबस में हमारे पास हमें कार्यात्मक संगठन और डिविजनल संगठन ही पढ़ना है। तो अब हम बात करें कार्यात्मक संगठन की, तो कार्यात्मक संगठन क्या होता है, जैसे नाम से ही है ये क्या कार्य। ठीक है, तो नाम में इसका अर्थ है कि इसका अर्थ पूरी संस्था को उसके द्वारा की जाने वाली मुख्य क्रियाओं या कार्यों के आधार पर विभाजित करने से है। यानी इसमें क्या है, पूरी संस्था को, ठीक है, किस बेस पे बांटा जाता है, ठीक है, विभागों में किस बेस पे बांटा जाता है, कार्यों पर, कि उस संस्था में कितने कार्य किए जाएंगे, उन सब कार्यों के आधार पर अलग अलग विभाग बना दिए जाते हैं। यानी कि जो विभाग बनाए जाएंगे वो किसके आधार पर बनाए जाएंगे, कार्यों के आधार पर, कि एक संस्था में आखिर कार्य कितने करने हैं। जैसे संस्था में सबसे मेन क्या होता है, अंशधारी जो पैसे लगाते हैं, अंशधारियों के नीचे संचालक मंडल जो उसका संचालन करते हैं व्यवसाय का, उसके बाद मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ, उसके नीचे होगा हमारा, क्योंकि हमें जो विभाग बांटने हैं वो किसके हिसाब से बांटने हैं, कार्यों के आधार पर, तो नीचे हमारा होगा उत्पादन विभाग, विपणन विभाग, वित्त विभाग, सेवी वर्गीय विभाग और बाकी भी विभाग हो सकते हैं, इसका भी एग्जांपल के तौर पे बताया है। तो उसमें देखिए कार्य होंगे विक्रय का, विज्ञापन और मार्केटिंग का, ये सारे जो कार्य होंगे वो किस विभाग के अंतर्गत आएंगे, विपणन विभाग।
विपणन क्या होता है, मतलब वस्तुओं को बेचना, ठीक है। मार्केट में किस वस्तु की मांग है, लोग क्या चाहते हैं, इसका रिसर्च करना, इस चीज के ऊपर जो है सर्वे करना, और फिर मार्केट में लोग जैसा प्रोडक्ट चाहते हैं वैसा प्रोडक्ट बनाना और उसको बेचना, ठीक है। और बेचने के बाद भी उनको गारंटी कुछ टाइम तक प्रोवाइड कराना, ये क्या होता है हमारा विपणन। तो ये सारी विक्रय, विज्ञापन, रिसर्च करना मार्केट का, ये सारे हमारे किस विभाग के अंतर्गत आएंगे, विपणन विभाग के अंतर्गत। उसी प्रकार से जैसे कर्मचारियों की सैलरी हो गई, ठीक है, जैसे कर्मचारियों का वेतन हो गया, उनकी ट्रेनिंग होगी, उनका ट्रेनिंग हो गया, ये सारे किसके अंदर में आएंगे, सेवी वर्गीय विभाग। क्योंकि सेवी वर्गीय विभाग क्या होता है, कर्मचारियों से जुड़ा हुआ होता है, कर्मचारियों से जुड़े कार्यों के ऊपर निगरानी रखता है, कब किसका कैसे प्रमोशन किया जाएगा, किसको कितनी सैलरी दी जाएगी, वो सब कुछ तय होता है। तो कार्यों के आधार पर यहाँ पे विभागों का बंटवारा होता है। तो अब हम देखेंगे कार्यात्मक संगठन के आखिर क्या लाभ हैं। कार्यों के आधार पर विभाग बनाने के क्या लाभ हमें मिलेंगे। तो फर्स्ट है विशिष्टीकरण के लाभ। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति को उसी विभाग का अधिकारी बनाया जाता है जिसमें वो उसको क्या होता है, उसको जो उस चीज के योग्य है, जिसमें उसकी योग्यता है। तो लगातार एक ही विभाग का अधिकारी, जैसे मिस्टर एक्स को मान लो एक्स विभाग का अधिकार सौंपा जाता है, तो लगातार एक्स को वित्त विभाग का अधिकारी बनाने से एक्स क्या हो जाता है, उस चीज में निपुण हो जाता है। तो यहाँ पे विशिष्टीकरण का लाभ हमें मिलता है। सेकंड है समन्वय की स्थापना। क्योंकि सभी अधिकारियों को अपने अपने विभागों का पता है, ठीक है, उनको अपने अपने कर्मचारी दिए गए हैं कि आपको इन कर्मचारियों से काम लेना है, तो वहां पे कोई मनमुटाव नहीं होता, तो वहां पे समन्वय की भावना रहती है, शांति और मेलजोल बना रहता है। नेक्स्ट है प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि। एक कार्य को लगातार एक अधिकारी जब रूटीन में करता है, दैनिक रूप से एक ही कार्य करता है, तो उसकी योग्यता बढ़ती है, वो अपने कार्य को और अधिक अच्छे प्रकार से कर पाता है, इसलिए उसकी कुशलता में क्या होती है, वृद्धि होती है। नेक्स्ट है प्रयत्नों की न्यूनतम दोहराई। इनकी हर कार्य पहले से ही फिक्स होता है कि किस अधिकारी को क्या कार्य करना है, किस कर्मचारी को क्या कार्य करना है, तो वहां पे एक कार्य एक व्यक्ति के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि कार्य पहले से ही फिक्स होते हैं, ठीक है। तो कोई भी कार्य दोहराया नहीं जाता कि किसी कार्य को ए ने भी कर दिया और बी ने भी कर दिया, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पे पहले से ही फिक्स है कि ये कार्य ए करेगा या बी करेगा, तो वहां पे कार्य दोहराए नहीं जाते। नेक्स्ट है प्रशिक्षण में सहायक। इनकी यहाँ पे अगर हमें अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग देनी होती है, तो वो ट्रेनिंग हम अच्छे प्रकार से दे सकते हैं और कर्मचारी उसको जल्दी से जो है उन चीजों को सीख लेते हैं, क्योंकि जो इस कर्मचारी को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं वो एक विभाग में कई सालों से काम करता है। जैसे हमें मिस्टर एक्स को ट्रेनिंग देनी है, तो हम एक्स को किसकी ट्रेनिंग देंगे, वित्त विभाग से रिलेटेड, तो ये अपने ट्रेनिंग ज्यादा अच्छी प्रकार से और जल्दी से ही ले लेगा, क्योंकि उसको इतने सालों से वो वित्त विभाग से जुड़ा हुआ है, तो इसी विभाग से रिलेटेड उसको कुछ और बातें बतानी है, काम को और अच्छी प्रकार से कैसे करें, तो इसी विभाग से रिलेटेड उसको ट्रेनिंग देनी है, तो ये जल्दी से उसको सीख लेता है, तो प्रशिक्षण में आसानी रहती है। उसके बाद है सभी कार्यों को समान महत्व। यहाँ पे हर कार्य को समान रूप से महत्व दिया गया है, क्योंकि कार्यों के आधार पर तो विभाग बांटे ही गए हैं, तो जितने कार्य होंगे उतने विभाग होंगे, तो इसका मतलब हर कार्य को समान महत्व दिया गया है। तो ये थे इसके लाभ। इसकी हानियां क्या है। फर्स्ट है संगठनात्मक उद्देश्यों की अवहेलना। यहाँ पे क्या होता है कि हर एक प्रबंधक ना अपने विभाग है उसका ही उद्देश्य को पाने में लगा रहता है, अपने विभाग को दूसरे विभाग से बेटर बनाने में लगा रहता है, वो ये भूल जाता है कि हम हमारा लक्ष्य तो क्या है, एक ही है, संस्था का जो लक्ष्य होता है हमें वो पूरा करना है। लेकिन यहाँ पे वित्त विभाग का अधिकारी सोचेगा कि मैं अच्छे से अच्छा रिजल्ट बना के दूं, मैं कम पैसे में ज्यादा काम कराऊं, इसलिए ये जो है दूसरे विभागों को कम पैसा मुहैया कराएगा। विपणन विभाग क्या सोचेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा विक्रय करके दिखाऊं,
ठीक है, इसलिए ये विज्ञापन भी करेगा, बाकी को अपने प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए, बिक्री बढ़ाने के लिए उसके ऊपर छूट भी देगा, डिस्काउंट देगा। ठीक है, तो इसमें पैसा भी लगेगा, लेकिन यहाँ से ये विभाग पैसा देना नहीं चाह रहा, ये अपना अच्छा रिजल्ट बनाना चाह रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हर एक बंदा अपने अपना विभाग का रिजल्ट अच्छा लाना चाहता है, तो यहाँ पे जो संगठन का उद्देश्य होता है वो कहीं पर गुम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर विभागीय समन्वय में कठिनाई, यानी कि वही विभाग टू विभाग जो समन्वय, जो सहयोग की भावना है, कई बार वो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जैसे अब यहीं पर देखा, ये ज्यादा पैसा चाहेगा यहाँ से लेना, ताकि वो अपने विक्रय को अच्छी प्रकार से कर पाए, डिस्काउंट दे के ज्यादा विज्ञापन करा पाए। वित्त विभाग सोचेगा कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाना है, तो इन दोनों में क्या होगा, धीरे धीरे मनमुटाव, झगड़ा। ठीक है, तो वही होता है कि अंतर विभागीय जितने भी विभाग हैं उन सब में आपस में सहयोग की थोड़ी सी कठिनाई हो जाती है, अलग अलग विभागों में सहयोग को बनाए रखने में। ठीक है, क्योंकि हर एक सिर्फ अपना उद्देश्य पूरा करने में लगा रहता है। नेक्स्ट है हितों में टकराव। इसमें क्या वही पॉइंट कि हर एक व्यक्ति अपने हित को, अपने विभाग को ही बेटर बनाने में लगा रहता है, दूसरे विभाग से उसको कोई मतलब नहीं होता, इसलिए अपने विभाग पे ही उसका फोकस रहता है, अपने विभाग के लिए ही वो सब कुछ करना चाहता है। इसलिए वो क्या चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा उसको मिले, जिस विभाग को ज्यादा पैसा मिलेगा वो अपने विभाग के लिए अच्छे अच्छे काम कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि पैसे की उसके पास कमी नहीं है, तो हर एक विभाग ये सोचेगा कि ज्यादा से ज्यादा संसाधन, ज्यादा से ज्यादा पैसा है, ठीक है, कर्मचारी वो उसको मिले। ठीक है, क्रय विभाग सोचेगा उसको ज्यादा पैसा मिले, ज्यादा कर्मचारी मिले, विक्रय विभाग सोचेगा उसको ज्यादा मिले। तो इसमें क्या हो जाती है, उसमें क्या हो जाता है, हितों में टकराव हो जाता है, दोनों अपना अपना सोचते हैं, फिर वहां पे मनमुटाव पैदा हो जाता है। नेक्स्ट है इसमें वो क्या था, संपूर्ण संपूर्ण विकास का, संपूर्ण विकास में बाधा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति का, जैसे हम ऊपर देखे हैं ट्रेनिंग देते हैं, तो मिस्टर एक्स को हमने जब ट्रेनिंग दी तो उसको वित्त विभाग का तो पूरा अच्छे से हम उसको निपुण बना सकते हैं, लेकिन उसका संपूर्ण विकास नहीं हो पाता, यानी कि उसको अगर कभी क्रय विभाग में काम सौंप दिया जाए तो उसको वहाँ की कुछ नॉलेज नहीं है, इसका मतलब उसका जो विकास है वो सिर्फ एक ही साइड में हुआ, किसमें, वित्त विभाग से रिलेटेड कार्यों में ही। इसलिए एक व्यक्ति का संपूर्ण विकास नहीं हो पाता, वो जिस विभाग से जुड़ा होता है उसको सिर्फ उसी विभाग की ही नॉलेज होती है, उसी विभाग का ज्ञान होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके उपयोगिता, कि आखिर इतने लाभ है, इतनी हानियां हैं, तो ये कहाँ पे यूज हो सकता है, इस प्रारूप का प्रयोग हम कहाँ पे करें। तो फर्स्ट है जहाँ पे आकार बड़ा होता है, अगर किसी संस्था का बड़े आकार की है तो वहां पे हम कौन सा कार्यात्मक संगठन को अपनाएंगे, क्योंकि आकार बड़ा है उसके कार्य भी कई होंगे, कई उसको कार्य करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है विशिष्टीकरण की आवश्यकता, इनके जहाँ पे विशिष्टीकरण की आवश्यकता होती है, हमें विशेषज्ञ चाहिए किसी काम से, ठीक है, किसी काम में निपुण योग्य व्यक्ति ही हमें चाहिए, तो वहाँ पे भी हम कौन सा संगठन का प्रारूप अपनाएंगे, कार्यात्मक संगठन। नेक्स्ट है एक ही उत्पाद बेचा जाता हो, यानी कि उस संस्था में उत्पाद सिर्फ एक ही बनता हो, जैसे कोई संस्था फ्रिज बनाने का व्यवसाय करती है, तो फ्रिज बनाने से रिलेटेड कार्य तो कई है, कच्चा माल लेगी, स्टोर करेगी, विज्ञापन करेगी, लेकिन यहाँ पे कार्य जो उसका उत्पाद जो है वो क्या है, सिर्फ एक ही है, फ्रिज बनाना। ठीक है, तो जहाँ पे उत्पाद सिर्फ एक ही होता हो वहां पे भी कौन सा प्रारूप अपनाया जाएगा, कार्यात्मक संगठन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएगा डिविजनल संगठन, डिविजनल संगठन क्या है। नेक्स्ट हमारा डिविजनल संगठन, डिविजनल संगठन में क्या होता है कि डिविजनल संगठन ढांचे का अर्थ पूरी संस्था को उसके द्वारा उत्पादित किए जाने वाले मुख्य उत्पादों के आधार पर विभक्त करने से है, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, संस्था में जो विभाग बनाते हैं, ठीक है, वो किसके आधार पर बनते हैं, उत्पादों के आधार पर।
जैसे पीछे वाले में क्रियात्मक में किसके आधार पर, कार्यों के आधार पर बनता था। यहाँ पे जो विभाग है, जो कार्यों का बंटवारा है वो किसके आधार पर किया जाएगा, उत्पाद के आधार पर। तो जैसे कोई कंपनी में सबसे पहले अंशधारी होते हैं संचालक मंडल फिर सीईओ। अब यहाँ पे क्योंकि हमें इस संगठन में अपनाना पड़ रहा है डिविजनल संगठन, तो डिविजनल संगठन के तहत क्या होगा, जैसे ये जो व्यवसाय है वो दो तरह की वस्तुएं बनाता है, ठीक है, दो उत्पाद बनाता है, दो प्रोडक्ट बनाता है। एक प्रोडक्ट है धातु से रिलेटेड, जैसे स्टील, लोहा या कुछ भी इस चीज से रिलेटेड कोई वस्तुएं बनाता है, और दूसरा वो जो प्रोडक्ट बनाता है वो किससे रिलेटेड है, प्लास्टिक की वस्तुओं से रिलेटेड है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग है, देखिए दोनों में अलग प्रोडक्ट चाहिएगा, अलग कच्चा माल चाहिएगा, दोनों में अलग वित्त की व्यवस्था होगी, मार्केट में बेचने के लिए भी अलग अलग टेक्निक हमें अपनानी पड़ेंगी। तो इसके लिए हमें दो अलग विभाग बनाने पड़ेंगे, और हर एक इसके लिए हमें नीचे जो सब डिपार्टमेंट होंगे वो भी दोनों के अलग बनाने पड़ेंगे। जैसे धातु वस्तु डिविजनल के नीचे हमारा क्या हो जाएगा, उत्पादन विभाग। जो ये उत्पादन विभाग है सिर्फ किसका उत्पादन देखेगा, धातुओं का, जो धातु की वस्तु बनाते हैं उसका। विपणन विभाग, ये विपणन विभाग है सिर्फ धातु की बनी वस्तुओं को ही बेचने का काम देखेगा, ठीक है, उनका विपणन का काम देखेगा। वित्त विभाग सिर्फ इसी से रिलेटेड है, और विपणन विभाग भी, सॉरी दो बार लिख दिया, ये भी बन गया विभाग, ये भी बन गया विभाग। ऐसे ही प्लास्टिक का जो है उसके लिए भी हम अलग से विभाग बनाएंगे, उत्पादन, विपणन विभाग, वित्त विभाग, यानी कि हर एक उत्पाद के लिए अलग से विभाग बनाए जाएंगे, ठीक है। तो इसके क्या लाभ होंगे, फर्स्ट है डिविजनल अध्यक्षों का विकास, कि इसमें जो डिविजनल अध्यक्ष होगा, जैसे प्लास्टिक वस्तु डिविजनल, ये अपने आप में एक विभाग हो गया, इस विभाग का अध्यक्ष जो होगा उसका पूरा विकास होगा, क्योंकि देखिए इस विभाग के अध्यक्ष को उसके नीचे सारे काम कराने पड़ेंगे, इन सारे कामों के ऊपर नजर रखिएगा, ठीक है, तो उसको इन सारे कार्यों से रिलेटेड क्या हो जाएगी, नॉलेज हो जाएगी, तो उसका क्या होगा, विकास होगा, उसमें अलग अलग गुणों का विकास होगा। नेक्स्ट है डिविजनल परिणामों को आंका जा सकता है, इनकी यहाँ पे हम डिवीजन वाइज रिजल्ट देख सकते हैं। अगर हमें ये देखना हो कि धातु वाला जो हमारा विभाग है वो कैसे चल रहा है, लाभ में चल रहा है, हानि में चल रहा है, वो कैसा रिजल्ट दे रहा है, तो हम अलग से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों की क्रियाएं अलग है, दोनों का काम ही अलग अलग विभाग कर रहे हैं, तो हम एक विभाग का भी अलग से रिजल्ट देख सकते हैं, और वहां से हम ये देख सकते हैं कि कौन सा विभाग सही साइड में चल रहा है, कौन सा लॉस में चल रहा है। उसके बाद है शीघ्र निर्णय, क्योंकि यहाँ पे जो डिविजनल अध्यक्ष होता है उसको शीघ्र निर्णय वो आसानी से ले सकता है, क्योंकि उसको अपने विभाग से रिलेटेड निर्णय लेना किसी और की, जैसे यहाँ पे जो प्लास्टिक धातु का डिविजनल का जो मेन अध्यक्ष होगा, अगर उसको कोई डिसीजन लेना है तो वो जल्दी से ले सकता है, क्योंकि इसको किसी और अध्यक्ष के बारे में और किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे केवल व्यक्ति पे अपना डिसीजन ले सकता है। जैसे पिछले वाले में क्या था, ठीक है, पिछले वाले में जैसे क्रय विभाग था, ठीक है, उसमें क्या होता था कि चाहे क्रय किसी भी एक्स प्रोडक्ट का हो, वाई का हो, जेड का हो, उसको सभी के लिए सभी के नीचे अलग अलग जो अधिकारी होते थे उन सबसे मंजूरी लेनी पड़ती थी, सबसे विचार विमर्श करने पड़ते थे, लेकिन यहाँ पे दोनों काम अलग है, इसलिए अगर इससे रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है तो वो जल्दी से ले सकता है। उसके बाद है विस्तार में सरलता, इनकी इसमें क्या है कि अगर ये वाला व्यवसाय अपने व्यवसाय को विस्तार करना चाहता है, कोई और प्रोडक्ट भी जोड़ना चाहता है, ठीक है, जैसे ये प्लास्टिक और धातु तो बना ही रहा है, कांच का भी कोई और उत्पाद बनाना चाहता है, तो उस उत्पाद को वो आराम से चालू कर सकता है, क्योंकि उनका इन दोनों से कोई रिलेशन ही नहीं होगा, और ये दोनों उससे कहीं जुड़े ही नहीं है। जैसे तीसरा बनेगा तीसरा डिविजनल, और उसके नीचे अलग अलग उसके विभाग बना दिए
प्रोडक्ट चालू करना है तो वो आराम से हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो क्रियाएं है वो मिक्स नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद है इसके कमियां। इसकी कमी क्या है कि डिविजनल अध्यक्षों के मध्य संघर्ष रहता है। अब देखिए, प्लास्टिक वस्तु का जो विभाग है उसका अध्यक्ष सोचेगा कि मैं धातु वस्तु वाले प्रबंधक से अच्छा रिजल्ट करके दिखाऊं, ये जो सोचेगा इससे अच्छा दिखाऊं, तो दोनों में क्या होगा, संघर्ष की स्थिति आ जाएगी, क्योंकि दोनों कंपनी से क्या चाहेंगे कि हम बेटर हों, हमें हमारी वजह से अगर हमारी किसी क्रिया से दूसरे विभाग को लॉस हो रहा है तो ये वो चीज नहीं देखते, इसलिए वहां पे झगड़ा हो जाता। नेक्स्ट है कार्यों की दोहराई। यहाँ पे हर कार्य देखिए दोहराया जाता है, जैसे उत्पादन विभाग यहाँ पे भी है, ठीक है, इस वस्तु का। प्लास्टिक वस्तु के लिए अलग से फिर उत्पादन विभाग है, धातु के लिए विपणन विभाग है, यहाँ पे फिर से दूसरा विपणन विभाग। इनकी हर कार्य की दोहराई होती है। ठीक है, स्वार्थी प्रवृत्ति, इसमें क्या होता है कि हर एक जो प्रबंधक होता है वो सिर्फ अपना रिजल्ट बेस्ट दिखाना चाहता है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा संसाधन, ठीक है, जैसे कर्मचारी, पूंजी, माल, वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा उसको मिले। ठीक है, इसलिए वहां पे इसको क्या बोलते हैं, वो स्वार्थी हो जाते हैं। जैसे प्लास्टिक वस्तु का डिविजनल चाहेगा कि संस्था उसको ज्यादा बजट दे, उसको ज्यादा पैसे दे, ये चाहेगा उसको ज्यादा दे, तो दोनों में स्वार्थ की जो प्रवृत्ति है वो पनपती है। तो ये थी इसकी कमियां। उपयोगिता, अगर ये उपयोगी कहाँ पे है, ठीक है, तो ये कहाँ पे उपयोगी होता है, जहाँ मुख्य उत्पाद एक से अधिक हो, यानी कि जहाँ पे एक संस्था अलग अलग उत्पाद बनाती हो, फ्रिज है, टीवी है, फोन है, अलग अलग उत्पाद बनाती हो। तो जैसे देखो, अगर फ्रिज, टीवी, फोन ये सब बनाती है तो उनके नीचे अगर उत्पाद विभाग एक ही होगा तो उसको ये समझ में नहीं आएगा कि वो फोन ज्यादा बनाए या फ्रिज ज्यादा बना के तैयार करें, नहीं समझ में आएगा। इसलिए जब उत्पाद ज्यादा होते हैं तो नीचे विभाग भी हर उत्पाद के अलग अलग होते हैं। जैसे फ्रिज विभाग का उत्पाद विभाग अलग होगा, क्योंकि उसका फोकस फिर फ्रिज बनाने पे ही रहेगा। उधर फोन का जो उत्पाद है उसका उत्पाद विभाग अलग होगा, उसका फोकस किस पे रहेगा, ज्यादा से ज्यादा फोन बनाने। इसलिए जहाँ उत्पाद प्रोडक्ट ज्यादा होंगे वहां पे हमें ये डिविजनल संगठन अपनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है जहाँ संस्था का आकार बड़ा, अगर संस्था का आकार बड़ा होगा तो भी हमें ये संगठन का प्रारूप अपनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है जहाँ अलग अलग निर्माणी तकनीक और विपणन की पद्धतियों की आवश्यकता हो, वही जैसे यहाँ पे था कि हमें एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ अलग टेक्निक चाहिए, दूसरा प्रोडक्ट बनाने के लिए अलग, जैसे फोन बनाने के लिए अलग टेक्निक चाहिए, फ्रिज बनाने के लिए अलग। तो अगर सिर्फ एक ही विभाग इन दोनों को बनाए तो वो वजन हो जाएगा कि पहले कौन से को बना के तैयार करें, ठीक है, कौन सी टेक्निक पे हम ज्यादा फोकस करें। इसलिए जब प्रोडक्टों की बनाने की तकनीक अलग होती है तो हमें विभाग भी अलग बनाने पड़ते हैं और ऐसे उनको बेचने का है। कई प्रोडक्ट हम आसानी से बेच सकते हैं, लेकिन कई प्रोडक्टों को हमें विज्ञापन करना पड़ता है। किसी का हमें सिर्फ टीवी में विज्ञापन करेंगे तो भी बिक जाएगा, किसी को हमें क्या करना पड़ेगा, डोर टू डोर जाते हुए सामान को बताना पड़ेगा, लोगों को बेचना पड़ेगा। इसलिए जब विपणन का और उत्पादन करने की तकनीकें अलग होती हैं तो भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, डिविजनल संगठन का प्रारूप अपनाना पड़ेगा। तो ये था हमारा चैप्टर संगठन ढांचा, इसका अर्थ और इसके